हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा हब। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम पूरे हिंदी को कवर करने वाले हैं राइट। आप सभी को ये ज्ञात होगा कि आपके एग्ज़ाम में हिंदी का अच्छा वेटेज है और हिंदी को आप ऐसे स्किप नहीं कर सकते हैं राइट। और हाँ, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हिंदी को ही हम पूरा टाइम दें, थोड़ा बहुत करके इससे आप टाइम दे दें और दे करके अच्छे से इसे कंप्लीट कर लें तो इसलिए हम लोग 15 दिन में यानी कि 15 डेज में पूरे हिंदी को विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ कवर करेंगे राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से इसकी प्रॉपर नोट्स बनाएंगे राइट। बात करें तो हम अपने इस क्लास में ओनली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को कवर करेंगे, बाहर की कुछ भी एक्स्ट्रा और हिंदी में पीएचडी करने नहीं बैठेंगे राइट। तो मेरे मित्र, स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। ओके, देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण होता क्या है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है वर्णमाला राइट। तो ये वर्ण होता क्या है, इसे जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। वर्ण क्या है, अभी हम वर्ण के परिभाषा को नहीं जानेंगे, लेकिन हम अभी इसे तो देख लें कि वर्ण होता क्या है। तो डियर, ये वर्ण होता क्या है, इसे हम देखने के लिए ध्यान से देखना। ये लो, क्या है वर्ण, क्या है। देखो, उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे मित्र, अगर इसे लिखकर मुझे बताना होगा, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं, ये मेरा ध्वनि है। क्या है, यह मेरा ध्वनि है और इसे हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर हमको इसको लिखकर बताना होगा तो क्या करेंगे तब? ठीक है, उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं राइट। तो इसके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए गए हैं जो उस भाषा के लिपि चिन्ह कहलाते हैं, यानी कि जो भाषा है उसकी लिपि चिन्ह ये कहलाते हैं। तो ध्वनियों को व्यक्त करने वाले इन लिपि चिन्हों को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं राइट। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सिंपल सा शब्द में बताएं तो जो हम ध्वनि के रूप में उच्चारित करते हैं, उसको जो लिख कर बताने का तरीका होता है, तौर तरीके होते हैं, जो लिपि का चिन्ह होता है, उसी को ही हम प्रॉपर वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज यहां समझना कि वर्ण भाषित ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। ठीक है, और हिंदी में इन वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि यहां से जो है हिंदी में इन वर्णों को क्या कहा जाता है? अक्षर। और वर्ण ही भाषा का लघुत्तम इकाई होता है। ध्यान से सुनिएगा, भाषा जो होता है, भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वर्ण होता है। जैसे कि अ क्या है? सबसे छोटी इकाई है भाषा की। आम बोलो, बड़ा है ना, बिल्कुल। अगर देखो यहां पे एक और प्रॉपर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या हो सकती है? बताओ, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? प्लीज, हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ओके, चलो हम आगे की ओर बढ़ें। चलिए, हम तो यहां तक देख लिए कि वर्ण होता क्या है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा रहा ये, क्या रहा? अब हम देखते हैं थोड़ा सा करके, एकदम प्यारा सा छोटू सा जो हमारा है वर्ण का परिभाषा। क्या देखेंगे? हम देखेंगे वर्ण का परिभाषा। ओके, बिल्कुल। चलिए, अब ये आपके पास आया, क्या है? वर्ण राइट। क्या है? वर्ण। देखो, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते।
या हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। बस सिंपल है, ज़्यादा कुछ लोचा है नहीं इसमें, बस ये वर्ण का परिभाषा है। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि यहाँ से आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से बन ही नहीं सकता है। क्वेश्चन बनेगा तो बस ये बन सकता है कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या हो सकती है। ऑप्शन में अनेकों ऑप्शन दिए रहेंगे, अनेकों मतलब 4, जिसमें से एक सही होगा और 3 गलत होगा, उसे चुनना होगा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, बाकी ये परिभाषा रटने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आप रटोगे। ओके, अब आ ई, बड़ी ई, ये जो क्या है, ये वर्ण है और ये टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसका कोई खंड ही नहीं है, खंडन किया ही नहीं जा सकता है। बस ये समझ लेना, आप समझ गए ना। चलो समझ गए तो आ जाओ आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो बात आती है वर्ण। हमने पहले देखा वर्ण है क्या, फिर हमने वर्ण की परिभाषा को देखा। अब देखो वर्ण, देखो अब एक बात याद रखना कि एक एक मोती से मिलाकर के हम क्या बनाते हैं, माला बनाते हैं ना। तो वही है, वर्ण को मिलाकर के हम वर्णमाला बनाएं। अब वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। ओके, सब क्लियर है ना, बिल्कुल। अब यहां से कह रहा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अब अगर हम बात करें, हमारा वर्ण है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ये सब क्या है, हमारे वर्ण है, राइट। अगर हम बात करें तो इसको अगर हम व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित ढंग से अगर इसको ना सजाएं और हम चाहें कि कोई शाब्दिक अर्थ हम इससे निकाल लें, तो क्या ये सही है। हमको अगर लिखना हो आम, अगर म और अ लिखे मां, तो इसका कोई कुछ शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यही है कि वर्णमाला, वर्णमाला वही हो सकता है, वही है जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को दर्शाए, वर्णों की व्यवस्थित समूह को प्रदर्शित करे, वो वर्णमाला होता है, राइट। चलो अब देखो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण आपकी हिंदी के वर्णमाला में है। कितने, 52, 52। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, राइट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अब थोड़ा सा रुक जाओ तो हम करें यहां से इसको इरेज। क्या करेंगे, हम करेंगे यहां से इसको इरेज। अब चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आओगे, आओगे ना, हाँ। अब देखो आगे आओगे तो यहां से देखोगे कुछ चीजों को, ये देखोगे कि वर्ण जो है, मूल या मुख्य वर्ण कितने होते हैं, 44 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलना। जिसमें से 11 स्वर्ण होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये पूरे मिलाकर के कितने होते हैं, 44। जिसमें से आपको ये सब छोड़कर जितने भी पंचाक्षर है, इन सभी को छोड़कर स्र, त्र, य, इन सबको छोड़ करके छ और ढ है, ड़ है, और ये सबको छोड़ करके बाकी जो बचते हैं 44, ये आपके क्या होते हैं, मूल या मुख्य वर्ण होते हैं, राइट। नेक्स्ट, उच्चारित के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं, उच्चारण के आधार पे। देखो हम आपसे पहले ही बोले हैं कि जो भी होगा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, हम हिंदी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जितना भी टाइम देंगे वहां से आउटपुट तो कम है, सॉरी इनपुट तो मेरा कम रहेगा, लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा मात्रा में निकल कर आएगा, और ये मेरा पूरी क्लासेस में कोशिश रहेगी, ठीक है। अब देखो यहां से उच्चारण के आधार पर बात करें तो कुल वर्ण हमारे कितने हैं, तो 45 हैं। 45 में क्या है, तो 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। कितने, 35। जिसमें से आप देख सकते हो यहां मेरे प्यारे, इन सभी को छोड़ करके, इन सभी को छोड़ करके ही हम बात कर रहे हैं इसमें, राइट। इन सभी को छोड़कर ओके। चलो नेक्स्ट, लो नेक्स्ट हमारा हो, कहीं कहीं कुछ कुछ होते जाता है।
अब हम बात करें टोटल वर्णों की, तो टोटल वर्ण यानी कि कुल कितने हैं, तो 11 स्वर, 2 अयोगवाह और 39 व्यंजन। धैर्य रखना, ये बहुतों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि यह अयोगवाह होता क्या है। क्या सच में मैं सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल, बहुतों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद से ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन एकदम कंसेप्ट के तौर पे क्लियर रहेगा और आप इसके बाद भूलोगे भी नहीं। ओके, अब देखो लेखन के आधार पे बात करें तो वर्ण कितने होते हैं, तो हमारे लेखन के आधार पे वर्ण होते हैं 52। कितने? 52। 11 स्वर, 2 अयोगवाह और 39 व्यंजन। ओके, लेखन और कुल दोनों बराबर ही हैं। अब देखो मानक वर्ण कितने हैं? 52 हैं, बस वही। अब देखो आया मानक देवनागरी वर्णमाला। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। ठीक है, कितने भेद हैं हिंदी वर्णमाला के? 2 हैं। उच्चारण और प्रयोग के बेस पे इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला तो है हमारा स्वर, सेकेंड है हमारा व्यंजन। क्या है? पहला स्वर, फिर सेकेंड व्यंजन। अब हम देखो हिंदी में स्वर को देखते हैं, राइट, इंपॉर्टेंट। देखो ये पूरी की पूरी जो सीरीज आपको दे रहे हैं हम, और यहां पे जो भी कंटेंट है ये पूरे के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। बाकी पीडीएफ के चक्कर में पड़े हैं तो आप जा करके मुझे फॉलो कर ले, टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे क्लास एंड होने के बाद ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं 1-2 घंटे के अंदर, राइट। अब हम बात करें कि जिन वर्णों का उच्चारण, क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हो, वे स्वर कहलाते हैं। भैया समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको डिफिनेशन रटना भी नहीं है, मैं हूं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। भाई एक बात बता दूं कि कोशिश तो मेरी पूरी है कि आपको अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, राइट। और ये लो, यहां से ध्यान देना, ये कह क्या रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजन के उच्चारण में, अब ये व्यंजन क्या है, बस एक नाम मान लो ना, नहीं समझ में आ रहा है ना कुछ, समझ जाओ किसी पक्षी का नाम है व्यंजन, और उस पक्षी जो व्यंजन है, व्यंजन नाम का जो पक्षी है, उसके सहायक बने ये स्वर, उसकी सहायता के लिए स्वर तत्पर रहे, बिना उसके बिना स्वर के उस व्यंजन पक्षी का कार्य आगे ना बढ़े, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर। और हां, ये स्वर वैसा व्यक्ति है जो किसी की सहायता का मोहताज नहीं है, बस ये व्यंजन की सहायता करता है लेकिन ये किसी से सहायता लेता नहीं है, हेल्प नहीं लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। बस कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे, और नहीं समझोगे तो अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको अच्छे से समझाएंगे। ओके, चलिए अब देखिए, स्वर संख्या में कुल 11 हैं। कौन है? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ी यू, री, ए, ओ, औ। ये टोटल क्या है, स्वर है। सुनो, थोड़ा सा फील करो मेरे साथ। अ बोलो तो, अ लग रहा है क्या कोई डबल मिक्सिंग? नहीं ना लग रहा है भाई, बिल्कुल नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल। एक नोट पॉइंट है जिसे नोट कर लेना आप, वह नोट पॉइंट ये है कि पहले स्वरों की संख्या कितनी थी, 13 थी, क्योंकि अयोगवा को भी स्वर में ही गिना जाता था, बट अब इसे स्वर से बाहर निकाल दिया गया। जैसे कि आपके पास पहले 9 ग्रह थे, कितने थे, 9 ग्रह थे, जबकि 2006 में प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया, वैसा ही ये देख सकते हो।
बस ये कब निकाला गया, क्यों निकाला गया, मैं तो कह दिया ना कि पीएचडी नहीं करना, महारत हासिल नहीं करना भैया मुझे इन सब चीजों में। हमें तो वही पढ़ना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए वेस्ट है। बेस्ट, ओके, वेस्ट नहीं बेस्ट। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़े। चलो बिल्कुल। अब देखो, उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर को 3 पार्ट में बांटा गया है। किसको? हमने देखा वर्णमाला। वर्णमाला को हमने 2 पार्ट में बांटा। पहले तो हमने देखा वर्ण को, राइट? क्या देखा? हमने देखा वर्ण को देखा, फिर वर्णमाला बनाया, वर्णमाला को देखा, फिर वर्णमाला के 2 पार्ट किए, फिर वर्णमाला के 2 पार्ट किए, एक का नाम स्वर था, दूसरे का नाम व्यंजन था। फिर हमने स्वर को अच्छे से समझा, देखा स्वर कौन कौन से हैं, उनके पूरे परिवार को देखा। फिर आगे बात यहां तक चली आई कि स्वर में भी बंटवारा होना आरंभ हो गया। भैया फैमिली मेंबर बढ़ते चले गए, बढ़ने के बाद हमको लगा कि उसको बांट देना ही बेहतर होगा। फिर स्वर को हमने बांटा, कितने पार्ट्स में? 3 भागों में हमने बांटा। अब कौन कौन से हैं देखो जरा। हर्स्व स्वर। अब ये हर्स्व स्वर जो है, हर्स्व, थोड़ा सा बोलो मेरे साथ, है तो ये हर्स्व मतलब होता ही है बहुत छोटा, ओके, बहुत छोटा प्यारे। हाँ ये लो। चलो तो इसे हम देखें क्या? इसे हम देखें, चलो देख लेते हैं। अब देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, क्या कह रहा है, कम समय लगता है, ओके, उन्हें क्या कहते हैं हम? हर्स्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्स्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हर्स्व स्वर कहते हैं। और ये कितने होते हैं स्वर? ये हर्स्व स्वर हमारे 4 होते हैं। चलो ध्यान से लिखना। हर्स्व मतलब ही होता है छोटा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, इतना पूरा डिटेल आपको लिखना नहीं है। देखो पहले तो आप लिख लो वो सारी चीजें डिटेल्ड, और एक दिन मैं क्या करूंगा कि आपको बता दूंगा, हम अपना प्रॉपर आपको नोट्स दिखा दूंगा कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे साइनॉप्सिस हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है, बेस्ट तरीका क्या है। तो ये 4 हैं, कौन कौन है? अ, ई, उ, री। अब बोलो तो कितना कम टाइम लग रहा है? अ, ई, उ, री, कितना कम टाइम लग रहा है मेरे भाई। अब वहीं आ, बड़ी, बड़ी यू, ज्यादा टाइम लग रहा है ना। ए, ओ, ज्यादा टाइम लग रहा है, बिल्कुल, हाँ टाइम तो लग रहा है, इसलिए ये उन लोगों से कम टाइम लेता है, इसे हम हर्स्व स्वर कहते हैं। चलो अब देखो, इन्हें छोटी स्वर या एकमात्रिक स्वर या लघु स्वर और व्युत्पत्ति या स्रोत या बुनावट के आधार पर मूल स्वर या शांत स्वर या स्तर स्वर भी कहते हैं। मेरे भैया कितने नाम रखे इसके पापा मम्मी। इतना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मम्मी पापा भी नहीं रखे होंगे, हमारे भी नहीं। भाई इतना नाम किसी का होता है, लेकिन जितना इसका है। देखो ये तो कह रहा है कि इन्हें हम छोटी स्वर भी कह सकते हैं, इन्हें हम एक मातृ स्वर या लघु स्वर भी कह सकते हैं। ये तो चलो 3 नाम हो गए, और एक हर्स्व है 4। भैया फिर कह रहा है कि व्युत्पत्ति या स्रोत या बुनावट के आधार पे हम इन्हें और तरीकों से उच्चारित कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं इन्हें मूल स्वर या शांत स्वर या स्तर स्वर। बताओ, 3, 3, 6 और 1, 7। भाई एक बंदे का 7 नाम है, मामूली थोड़ी ना है भाई। ओके चलो आगे की ओर बढ़े। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। हाँ समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, चलिए समझते रहिएगा, समझने का ही काम करना है। चलो हर्स्व से ही होता है, आगे बढ़ोगे तो दीर्घ। दीर्घ मतलब नाम से ही है बड़ा। दीर्घ, आप जाओगे किसी संत महात्मा के पास, कहोगे बाबा जी प्रणाम, वो बोलते हैं दीर्घ आयु भव। क्या बोलते हैं? दीर्घ आयु भव।
यानी कहने का उनका तात्पर्य यही होता है कि तुम्हारा आयु बहुत बड़ा हो। हाँ, तो दीर्घ मतलब ही होता है बड़ा, बहुत बड़ा ही समझ लो। चलो ये क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना ऊपर वाले भैया से ज्यादा टाइम लगे तो इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हिंदी में 7 हैं, जो कि आप उन 4 को निकाल दो, 7 4 11 होते हैं ना, हमारे 11 स्वर होते हैं। 4 हमारे हर्ष स्वर हैं और 7 हमारे दीर्घ स्वर हो गए। बस कुछ नहीं, आगे बढ़ो। देखो विशेष दीर्घ स्वरों को हर्ष स्वर का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहां दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं, इसे आपको समझाने के लिए ले लिया गया था। अब भाई हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। हमारा लास्ट और थर्ड पार्ट है प्लुप्त स्वर। अब प्लुप्त मतलब क्या होता है? पुलुप्त। चलो बात करते हैं आगे। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता हो, अब यहां पे दुगुना नहीं कहा गया, इनसे भी अधिक लगे तो उन्हें हम प्लुप्त कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। ओके, दूर से बुलाने का मतलब है आप यहां हो और कुछ दूरी पे आपका दोस्त हो, अगर उसको बुलाना हो तो कैसे बुलाओगे? भाई सुनो जरा इधर, यानी कि देखो मैं चिल्लाऊं तो लोग समझेंगे कि कहां चिल्ला रहा है, बट सुनो मैं आपको समझा रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पे प्लुप्त स्वर का समझने का एक बेस्ट तरीका मैं बताऊं कि ये ऐसा स्वर है कि आपके अंदर अगर कोई शब्द उच्चारण कर रहे हो और स्टार्टिंग से लेकर के जो आपके अंदर सांस है और वो सांस अंत तक खत्म ना हो जाए तब तक, यानी कि जब तक आपकी सांसें खत्म ना हो जाए अंदर की, तब तक आप उस वर्ड को मतलब उच्चारित करते रह जाओ, वहीं आपका प्लुप्त स्वर होगा। जैसे कि बात करें तो ओम हो गया ना, ये आपका प्लुप्त स्वर है ओम। अब ऐसे तो हम नॉर्मली भी ओम कह के चुप हो सकते हैं, लेकिन ये ओम का सही उच्चारण नहीं है। आप ओम को इस तरीके से उच्चारित नहीं कर सकते हो। भाई आप कहोगे कि मैं तो ऐसा ही करता हूं, करने के लिए आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपका तो मन करता नहीं पढ़ने को, लेकिन पढ़ रहे हो ना। हाँ, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सही है करना, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। वही बात है कि करने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट रहा हमारा सांध्य और सामान्य स्वर। चलो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है देखना, बाकी बात देखते हैं। अगर हम बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मजा आ जाए। क्या मजा आ जाए? पूछ लूं क्या? पूछ लूं या बता दो? बताओ, बता दो। चलो बता देता हूं। बताने का यही था मुझे कि आपको स्वर मैं कवर करा रहा हूं, राइट। और बात तो है कि लिखने के आधार पर हमारे स्वर कितने हैं? 11। लेकिन अगर उच्चारण के आधार पर अगर हम पूछ दें कि स्वर कितने हैं, क्या बताओगे? उच्चारण के आधार पे स्वर कितने हैं तो कितने बताओगे? क्या 11 ही बताओगे? हाँ बोलो जरा, थोड़ा सा तिगड़म लगाओ यार मुझे। 11 बताओगे, 12 बताओगे कि 10 बताओगे कि 8 बताओगे? बताओ कितने बताओगे? हाँ चलो मैं बता दूं, 10। क्या 10? अब कहोगे कि कैसे हो सकता है यार, किसको हटा रहे हो यहां से? आ के बिना काम ही नहीं चल सकता, आ के बिना काम ही नहीं चल सकता उच्चारण के लिए, ई के बिना काम ही नहीं चल सकता, बड़ी यू छोटी यू इसके बिना, ए ओ इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, री भैया इसके बिना तो चल सकता है, इसके बिना तो चल सकता है, चल सकता है ना? बिल्कुल।
हाँ, तो इसको हम हटा देते हैं, 10 होते हैं, राइट। चलो अब हम देख रहे थे सांधे स्वर, देख रहे थे ना। देखो, जब दो बीजातीय या भिन्न या असमान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो नया स्वर बनता है उसे संयुक्त या बीजातीय या अस्वर्ण या असमान स्वर कहते हैं। बीजातीय वर्ण, बीजातीय स्वर एक दूसरे से, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज, समझ रहे हो ना, इंटरकास्ट मैरिज होना बीजातीय कहलाता है। हाँ, तो वह क्या कहलाता है? सांध्य स्वर कहलाता है। इसके भी अनेक नाम है, देख सकते हो। इनके कुल संख्या 4 हैं, ए ओ औ। बिल्कुल सही है, आगे की ओर बढ़ो। देखो, समान स्वर जब दो सजातीय, यानी कि अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं, अरेंज मैरिज, ओके, जिसमें पूरा चीज मिला करके वर कुल वधु कुल, वर को वधु को देख करके अच्छे से हो मैरिज, उसे ही कहते हैं। तो ये सजातीय, यानी कि सजातीय, सहमति से जो होता है, एक जात एक समान जो होता है, ये समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो नया स्वर बनता है उसे दीर्घ सजातीय या सवर्ण या समान स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 3 है, आ ई ओ, यानी कि अ प्लस अ धन आ होता है। जब संधि पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। अ धन कहने का तात्पर्य ये होता है कि हम हिंदी में प्लस के चिन्ह को, प्लस के साइन को धन कहते हैं, ना कि यहां पे जोड़ या प्लस कहते हैं, राइट। याद रखना ये बात। अ धन अ बड़ी या, ई धन ई बड़ी ई, उ धन बड़ी यू, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट रहे आपके। अब चलो भाई, हमने देखा स्वर को, ओके, हमने देखा स्वर को देखा उच्चारण और प्रयोग के आधार पे वह कितने प्रकार का था, ये सब थे। अब हम बात करते हैं यहां के जीवा के प्रयोग के आधार पर, ये भी 3 होते हैं। कौन? स्वर। एक है अग्र स्वर। चलो, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता हो, ये ठोटी जो दिखते हो ना, जीभ का आगे वाला ऐसे वाला, उसे अग्रभाग कहते हैं, ठीक है। उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। और ये स्वर कौन कौन से हैं? ई, बड़ी ई, ए। देखो, बोलकर देखो, उच्चारण करके देखो, उच्चारित करो मेरे साथ, करोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। अगर ऐसे बैठे हो और कुछ ऐसा जो है प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो ये भी कि ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, तो मैं कह दूं कि भूल जाओ, नहीं रह सकता। लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रह सकता। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा खुफिया दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। ओके, राइट ना? बिल्कुल राइट। थोड़ा सा वेट कर लेना, 1 मिनट, मैं चेक कर लूं कि सारी चीजें प्रॉपर सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरी प्रॉपर सही है। ओके, चलो, तो हम क्या देख रहे थे? जीभा के आधार पे ना, हमने यहां तक देख चुका था, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य है कि हम आगे की ओर बढ़े। 3 है तो नेक्स्ट देखते हैं। एक है हमारा मध्य स्वर,
जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता हो। भैया पूरा सिंपल है, नाम से ही क्लियर है, उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे कि अ बोलकर देखो। ओके ओके, नेक्स्ट पार्श्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पार्श्व भाग काम करता है उन्हें ही कहते हैं। जैसे कि आ, उ, बड़ी यू, ओ, औ, ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो समृद्ध और विविध स्वर। देखो बात करें तो समृद्ध और विवृत स्वर की, तो स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है, यानी कि गोला। ओके, ये स्वर, ये संख्या 4 होते हैं। जैसे कि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ। ऐसे बोलकर देखो, जरा बोलो फटाफट से, उच्चारण करो तो खुद से थोड़ा। चलो नेक्स्ट, अर्ध या समृद्ध स्वर। जैसे कि देख सकते हो अर्ध, इसमें जो मुख द्वार जो है कम सकरा होता है। ये 2 होते हैं, ए, ओ, यानी कि कम गोलाकार लेना हमारा ये मुंह, उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा विवृद्ध स्वर। ये मुख्य द्वार पूरा खुला होता है इसमें। ठीक है, ये 2 होते हैं, आ, अंग। अर्ध यानी कि इसमें आधा खुला हुआ होता है। ये 4 होते हैं, अ, ए, ओ। ठीक है, तो ये देख सकते हो। नेक्स्ट, अब हमारा आया भैया, एक बात कहें तो आपसे कि हम लोग व्यंजन यहां तक नहीं, स्वर हम लोग यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्या कर चुके हैं हम लोग? कर चुके हैं यहां तक स्वर कंप्लीट, राइट। हमने क्या क्या देखा, एक नजर उन पे देते हैं जो हमारे लिए कब से इंतजार में बैठे हैं। कौन कौन सी चीज? ये पहले हमने देखा वर्ण को, फिर हमने देखा वर्ण की परिभाषा, फिर हमने वर्ण से बनाया वर्णमाला। वर्णमाला को हमने प्रयोग और उच्चारण के आधार पे उसे 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, बांटा। उसको 2 पार्ट में हमने बांटा, स्वर और व्यंजन, जिसमें हमने स्वर को पढ़ा। स्वर का परिवार बड़ा हो गया, जिसके कारण उसे भी हम 3 पार्ट में बांट दिए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। फिर हमने इन सभी को देखा। देखने के बाद हमने सोचा कि इसे तो देख ले, लेकिन एक जीवा के आधार पे भी स्वर को बांट दे। फिर हमने जीवा के आधार पे अग्र, मध्य और पार्श्व स्वर में विभाजित किया। फिर हमने आगे बढ़ा तो समृद्ध, सजातीय, समान स्वरों को देखा। और फिर आते आते हम आ बैठे वहां तक जहां तक मुझे जाना था। हम आ गए कहां? व्यंजन तक। क्योंकि वर्णमाला के 2 बच्चे, एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर को हमने अच्छे से पढ़ लिया भाई, स्वर के पूरे पढ़ करके शादी ब्याह बाल बच्चे सब करा दिए हमने। अब उसका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा भाई है व्यंजन, उसे पढ़ लेते हैं, इसका भी कुछ करा दे। अब देखो हम थोड़ा सा पहले अब इस लाइन को करेंगे इरेज, तब हम चलेंगे आगे की ओर, नहीं तो फिर हमें होगी दिक्कत। देखो अगर हम आपसे कहें कि आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही होगी तो भैया लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं होती। ओके, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई बुराई है तो हमसे पूछो, कुछ बुराई नहीं होता। ओके, हाँ, अब व्यंजन जो मैं आपको बताया था बच्चों की तरह ना, कि अगर नहीं मालूम है जिनको, वो समझ लो कि किसी पक्षी का नाम है। अब देखो, अब उस टाइम बताया था कि किसी पक्षी का नाम है, किसी चिड़िया का नाम है, आखिर वो किस चिड़िया का नाम है, किस पक्षी का नाम है, जरा देख तो ले। देखें, चलो देखते हैं। देखो कहता यह है व्यंजन कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए, याद करो उस समय बात, उस बात को याद करो
बारे में मैंने बताया था अभी कुछ क्षण पहले कि इसकी सहायता कौन करता है? व्यंजन के स्वर। तो जिनकी सहायता, जिन वर्णों का पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लगती है वे व्यंजन कहलाते ही हैं। वहीं तो व्यंजन होते हैं जो बिना स्वर के पूर्ण ही ना हो। जो बिना स्वर के पूर्ण ही ना हो उसे ही क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ओके, और अर्थात व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। वही बात है, व्यंजन संख्या में कुल 39 है। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आपको समझा कि बता देते अपने बच्चों को। सॉरी डियर, नेक्स्ट की ओर बढ़े। ओहो सॉरी, एक मिनट, कुछ नहीं, क्या से क्या हो गए ये देखते देखते, नहीं तो होता कुछ नहीं। चलिए हम देखते हैं व्यंजनों का अपना मूल्य स्वरूप कुछ इस प्रकार है। क, च, छ, झ, त, थ, ध एक्सेट्रा। अ लगाने पर व्यंजन के नीचे का हलंत चिन्ह हट जाता है जब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं क, ख। अब देखो बात करें तो व्यंजन मूल रूप में क में हलंत लगा रहता है, यानी कि नीचे हलंत लगा रहेगा। भैया मेरे किधर गए? हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, आप देखना चाहेंगे? हाँ, मुझे तो उम्मीद है आप देखने के लिए बेकरार हैं। जैसे कि ये मान लो कि हमारा ये क है, ओके, और ये क है तो हमको मालूम है कि ये क जो बना है कि ये बना किससे है? थोड़ा ध्यान से देखना, शायद मैं अच्छे से समझा पाऊं। कोशिश तो पूरा यही है कि मैं अपने दोस्त को, अपने प्यारे प्यारे मित्र को अच्छे से समझा सकूं। ये नीचे से जो निकलता है उसे हलंत कहते हैं, और ये धन है, और ये हमारा अ है। क्या भाई? अ, बात सही है ना? अ, अरे थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है हमारी यहाँ पे। अब ध्यान से देखना इन चीजों को, देखोगे ना? ये देखो, ये जो क है ये क्या है? व्यंजन है। लेकिन 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 ये क्या है हमारा? ये है हमारा स्वर। क्या है हमारा? ये है हमारा स्वर। आप अभी पीछे पढ़े हो ना, स्वर है। ओके, और ये है हमारा व्यंजन। कौन? ये भी हमारा व्यंजन है, का में जो हलंत लगा है। ये व्यंजन का ये जो क है जिसमें हलंत लगा है, जिसे हम गोलाकार से घेर रहे हैं, ये व्यंजन का मूल स्वरूप है। जैसे का मतलब है कि वो चुड़ैल सा चेहरा जो दिखता है लड़कियों का मेकअप से पहले वाला, वही उसी टाइप का ये मान सकते हो इसको। ओके, और जब मेकअप लग जाए, यानी कि जब स्वर इसके साथ मिल जाए, तो कुछ इस प्रकार से सुंदर सा का बन जाता है। तो ये हलंत हट जाता है। ओके, कहने का तात्पर्य कुछ यही था। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और अच्छे से समझाने का भी मैंने पूरा आपको कोशिश किया है। ओके, चलो आगे की ओर बढ़े। चलो अब व्यंजन के भी भेद को देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट है हमारे, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट इन हिंदी। भैया चलो यार टाइपिस्ट महोदय, पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, जो 3 भेद हैं इसके। ओके, नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन, नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन। अब देखो हम देखते हैं पहले थोड़ा सा स्पर्श व्यंजन। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना? ये कह क्या रहा है? स्पर्श, टच करना, छूना, समझ रहे हो ना? स्पर्श मतलब होता है। अंतस्थ व्यंजन, उष्म, उष्मा।
अब पहले तो अस्पर्श को समझ लो इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे देख सकते हो क वर्ग। क वर्ग का तात्पर्य यह है कि क ख ग घ अंग ये पूरे अस्पर्श व्यंजन हैं। अस्पर्श यानी कि क बोलो, क ख ग बिना स्पर्श किए इसका उच्चारण हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन है। आगे बढ़े और देखो क ख ग घ का जो है इसका क वर्ग कहलाएगा। आगे चलोगे तो च वर्ग आएगा, यानी कि च छ ज झ य। ये रहा हमारा ट वर्ग। नेक्स्ट रहा हमारा त वर्ग और हमारा रहा प वर्ग। चलो भैया यहां तक सब सही है। अगवा कुछ कहोगे? धैर्य रखना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए मैं लेकर आया। क्या लेकर आया? ये देखो, ये जो क वर्ग है, क वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछ सकता है। नोट करना जरा, नोट करना जरा। क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो सकता है? कंठ। ओके, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। नेक्स्ट देखो, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा यानी कि जो दांत के ऊपर वाला मांस होता है, दांत जिस मांस के थ्रू लगा होता है हमारे मुंहों में, उसे क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। उसके बाद हम त वर्ग की बात करें तो त वर्ग हमारा दांत, त बोलो। देखो आगे वाले दांत में हमारा जीवा सट रहा होगा। त थ द ध न। अट बोलो, ट ट देख रहे हो ना कहां? ट ठ ड ढ न। देखो तो, देखो फील करो। प वर्ग की बात करें तो प हमारा है ओष्ठ। ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है प फ। बस इसमें कोई भी अंग का वर्क नहीं है, वर्क लोड नहीं है। प फ ब भ म ये रहा। ओके, नेक्स्ट बढ़ें आगे की ओर। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते ही हैं। अब हमारा ये अंतस्थ व्यंजन, ये निम्न 4 होते हैं, य र ल व। इंपॉर्टेंट है, ये चारों नोट कर लेना। अब है उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, तलाबे स, मुधंस, दंस और ह। अब हम आता है हमारा मिक्स्ड कॉन्सोनेंट, यानी कि बात करें तो संयुक्त व्यंजन। क्या आता है? हमारा संयुक्त व्यंजन आता है। ओके, कौन है? वही है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। क्या? संयुक्त व्यंजन। अब देखो संयुक्त का मतलब समझ रहे हो? संयुक्त का मतलब दो लोगों के मेल से जो व्यंजन बना हो, जो दो व्यंजनों के मेल से बने उसे ही संयुक्त व्यंजन हम कहते हैं। ओके, अब देख लो जरा। वैसे तो जहां भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 4 को गिनाया गया है। ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे छ बना है क और दंत स से जो अक्षर, ज्ञ बना है ज्ञ और न से, य से जो ज्ञान, देख सकते हो इससे शब्द बन रहा है। त्र बना है त और र से नक्षत्र। श्र बना है तलाबे स और र से श्रवण।
अब देखो कुछ लोग छ, त्र और ज्ञ, स को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता, अपना खुद का ओपिनियन है। अब लो आया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, अयोगवाह। ये अयोगवाह क्या होते हैं? देखो, अयोगवाह हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह स्वयं में अयोग, अयोग है। अ मतलब न होता है, योग मतलब योग पुरुष, ठीक है, योग पुरुष बोलता है ना, उपयोगी पुरुष, यानी कि योग नहीं है, व्यर्थ की चीज है, सिर्फ साथ चलने में सहयोगी है। हिंदी वर्णमाला में इनके दो रूप होते हैं, देख सकते हैं आप, एक अनुस्वार और एक है हमारा विसर्ग, ठीक है, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर्ग देखो, इसकी संख्या 1 है, जो देख सकते हो, इसमें ऊपर लगी हुई बिंदु का अर्थ धाता आधा न होता है। इनका प्रयोग पंचम वर्णों के स्थान पर होता है। इनका चिन्ह है, ये देख सकते हो, जैसे कि संभव, ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिख सकते हो, संजय लिखकर ऐसे लिख सकते हो, यही बात है। और यहां तक हमारा रहा। अब हम देखते हैं, अनुस्वर देख लिए, हम देख लेते थोड़ा सा अनुनासिक। देखो, यहां हम देखेंगे अनुनासिक को, कौन इसको, किसे, अनुनासिक को। अब अनुनासिक क्या है, नोट कर लेना, ये पीपीटी में मेंशन नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिक से भी हवा निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि जितने भी पंचाक्षर हैं या अंतिम स्थान वाले अक्षर हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए लेकर चलूं तो देख सकोगे आप। चलिए लेकर चलते ही हैं, मेरा तो काम ही वही है प्रभु। देखिए जरा, ये जितने भी पंचाक्षर है, ये देख सकते हो, ये वाला पूरा, ये वाला, ये देखो, जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं लाइनिंग, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, अनुनासिक हैं। क्या है ये सब आपके अनुनासिक हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्या है ये सब आपके अनुनासिक हैं। समझ रहे हैं बात को, ये सब आपके अनुनासिक हैं। चलिए, अब आगे की देखते हैं। आपको बता दें, दंतोष्ठ व्यंजन एक होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ व्यंजन, जो दांत और ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है, उसे दंतोष्ठ कहते हैं। जिसमें आपको दो देखने को मिलेंगे, फ और व। क्या होता है? फ और व जो होता है दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है, ठीक है। और एक आपका होता है अल्प प्राण और एक होता है आपका महाप्राण। जो इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना, अल्प प्राण और महाप्राण। बस उसके बाद आपको, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में और कुछ जानने के लिए रहा नहीं इस चैप्टर से रिलेटेड। अल्प प्राण और महाप्राण मैं आपको समझा दूं, फिर हमारा आज का क्लास कंप्लीट होगा। अल्प प्राण जो होता है हमारे स्पष्ट व्यंजन जितने भी हैं हमारे, उसके पहले
पहले वाले पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, यानी कि बात करें तो ये पूरा का पूरा हम बात करें तो ये हमारे क्या है, अल्प प्राण है। ये वाला वर्ग अल्प प्राण कहलाएगा। पहला, तीसरा, ये वाला देख सकते हो, ये वाला देखो ये, और ये हमारा पांचवा, ये क्या है, हमारा अल्प प्राण है। और बाकी जो बचा ये आपका महाप्राण है। क्या है, बाकी ये जो बचा ये आपका महाप्राण है। प्यारे लाल देख सकते हो ये आपका महाप्राण है कि देखो, यानी कि सेकेंड और फोर्थ वाला जो रो है हमारा, लाइन है, ये हमारा महाप्राण हो सकता है नहीं, महाप्राण है। अल्प प्राण का मतलब ही होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अर्थात प्राण, वायु की मात्रा कम अर्थात अल्प होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ओके, और महाप्राण का मतलब समझ सकते हो वही अधिक मात्रा, ठीक है, महाप्राण कहलाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका क्लास ये रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर लगा होगा, ठीक है। बाकी मैं आपके ओपिनियन, आपके कमेंट्स का वेट करूंगा कि आपको क्लास कैसा लगा। हाँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका इंतजार है, आपकी कमेंट का इंतजार है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाबा डियर स्टूडेंट एंड लव यू।